हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। हमने इस वीडियो से पहले बात की थी टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट के लिए। आज उसी के एक क्वेश्चन, हम इसके काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे, हमारी पहली वीडियोस में हो रहे हैं, पर ये जो क्वेश्चन 4 है और काफ़ी क्वेश्चन है जो हमने नहीं किए, इनके एक दो दिन में हम सभी के सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा था सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य प्रकारों और परिणामों को समझाइए, सांख्यिकीय विश्लेषण में सहसंबंध का महत्व भी बताइए, और इसके हमें न्यूमेरिकल भी करने थे, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसमें बहुत टॉपिक ऐसे हैं, ये सिर्फ अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, हमें इन सब के न्यूमेरिकल भी करने होंगे। चलिए देखते हैं। और मैंने बोला था कि मेरे पास चित्रा का मॉडल है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो इससे ये क्वेश्चन देखते हैं और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, जब दो चर राशियों में से एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि में वृद्धि या ह्रास मतलब कमी, ठीक है, कमी हो जाए, तो दूसरी चर राशि में या दूसरी चर राशि के बढ़ने से वृद्धि या कमी हो जाए, तो दोनों चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे एग्जाम्पल आय और उपभोग। आय उपभोग आप समझिए, आय पहला चर है, उपभोग दूसरा चर है, तो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास दो चर होने चाहिए। तो आय क्या है, आय पहला चर है, उपभोग दूसरा चर है। देखिए, अगर यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इसकी आय 100 रुपये है और इसकी आय 500 रुपये है, तो सिंपल सी बात है, जिसकी आय 500 रुपये है वो अधिक उपभोग करेगा। उपभोग मतलब कुछ चीज़ को कंज्यूम खरीदना, ठीक है, और जिसकी आय 100 रुपये है वो कम उपभोग करेगा। तो इसमें यहाँ यही बोला गया है कि हमारे पास दो ऐसे चर होने चाहिए जो एक दूसरे से रिलेशन रखते हों, तो उन्हें सहसंबंध बोलते हैं। रिलेशन मतलब अगर कोई चर है, अगर उसके बढ़ने से, जैसे आय के बढ़ने से क्या हो रहा है, उपभोग बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आय कम होगी तो क्या होगा, उपभोग घटेगा। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि जिस ऐसे चर जिनमें कारण और संबंध शामिल होता है, क्या ऐसे चर जिनमें कारण और संबंध शामिल होता है, वही क्या कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इनकी डेफिनेशन। यहाँ पर ये प्रोफेसर किंग ने और प्रोफेसर कॉर्नर ने, प्रोफेसर बॉल्डिंगटन ने ये डेफिनेशन दी हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी, पर इस सच डेफिनेशन बुक में दे रखी हैं, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन बुक से करेंगे। जैसे प्रोफेसर किंग के अनुसार दो चरों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया, कोई भी दो चर जिनके बीच कारण और संबंध, आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, बस प्रोफेसर किंग नाम ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर किंग के अनुसार दो चरों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार है, आप कम से कम दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार जब दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, जिससे एक में परिवर्तन के कारण दूसरे में भी परिवर्तन हो जाता है, तो वह सहसंबंधी कहलाती हैं। सिंपल है कि हमारे पास दो ऐसे चर होने चाहिए कि हम अगर एक में हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तो भैया दूसरे में भी बदलाव होगा ही होगा, बस इतना ही है। आगे चलते हैं सहसंबंध के प्रकार। अब यहाँ पर सहसंबंध के प्रकार दे रखे हैं, तो सहसंबंध देखिए यहाँ पर 3 प्रकार बताए हुए हैं, धनात्मक अथवा ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होगा, यदि हमारे पास एक चर है, उस चर मूल्य के घटने पर दूसरा चर मूल्य भी घटता है, यदि वो चर मूल्य बढ़ता है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, ऐसे संबंध को धनात्मक सहसंबंध बोलेंगे। इसका संबंध मूल्य एवं पूर्ति से किया गया है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी पूर्ति ऑटोमेटिक सी बात है, जब मूल्य कम होगा तो लोग उस वस्तु को अधिक खरीदेंगे, जिससे पूर्ति हो पाएगी लोगों की, ठीक है। अगर उस वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो लोग
उस वस्तु को कम खरीदेंगे। अब यहाँ पर है ऋणात्मक सहसंबंध उस दशा में होता है जब चर मूल्य के घटने पर दूसरा चर मूल्य बढ़ता है तथा चर मूल्य के बढ़ने पर दूसरा चर मूल्य में कमी आती है। मूल्य और मांग में यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है, अगर मांग कम होती है तो मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मूल्य एवं पूर्ति, यहाँ पर मूल्य और एवं पूर्ति और यहाँ पर मूल्य एवं मांग है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखा है सरल आंशिक एवं बहुगुणी सहसंबंध। जब दो चर शामिल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो सहसंबंध कहलाते हैं। यदि दो चरों में एक और बाह्य चर शामिल कर दे तो आंशिक सहसंबंध कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ेंगे यहाँ पर एक और शामिल कर दें। और बहुगुणी सहसंबंध, अगर यहाँ पे बाह्य चर दो तीन अधिक बाह्य चर शामिल कर दें, दो से अधिक चर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुगुणी सहसंबंध में तीन या अधिक चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है। रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध, यदि दो चर मूल्यों के मध्य परिवर्तन का अनुपात समान होता है, मतलब समान अनुपात मतलब कि अगर मूल्य बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, अगर कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है, तो वहाँ एक सीधी रेखा बन जाती है जिसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इन चर मूल्यों को यदि बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित किया जाए तो बिंदु की एक सीधी रेखा होगी, जो हम बात कर चुके हैं और आपको पता भी होगा बिंदु रेखीय पत्र पर कैसे अंकित करते हैं, हम ये पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यदि अब हमारे पास ऐसे दो चर हैं जिसके अगर एक चर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है, तो बिंदु अलग अलग होंगे तो क्या बन जाएगा, एक वक्र बन जाएगा। क्या बन जाता है, वक्र बन जाता है। जब वक्र बन जाता है तो अरेखीय सहसंबंध हो जाता है। ठीक है, अब सहसंबंध का परिणाम पढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध क्या है, जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में तथा समान अनुपात में होता है। मतलब अगर किसी चर का मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरे चर का ही मूल्य बढ़ रहा है और उनका अनुपात भी क्या समान है, तो उसमें पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे कि बढ़ रहा है, इसका उत्पादन हम ले सकते हैं आय व उपभोग से। अगर आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, अगर आय कम होगी तो उपभोग भी कम होगा। ठीक है, तो उसमें पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। और पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से करते हैं, और क्या होगा, +1 होगा पूर्ण सहसंबंध। इसमें जब दो श्रेणियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में किंतु समान अनुपात में होते हैं तो उनमें पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसा कि पूर्ति और वो आय और मांग में, अगर आय बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, अगर मांग कम होती है तो आय बढ़ जाती है। तो इनमें जो सहसंबंध होगा वो क्या होगा, वो -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। सहसंबंध का अभाव, अगर हमारे पास दो ऐसे चर हैं उनमें कारण है ही नहीं। क्या, अगर हमारे पास दो ऐसे चर हैं जिनमें कारण है ही नहीं कि एक दूसरे से कुछ रिलेशन रखते ही नहीं है, तो उनका सहसंबंध क्या होगा, उनका सहसंबंध 0 हो जाएगा। सीमित सहसंबंध क्या होता है, जब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन समान रूप में नहीं होते तो उनमें सहसंबंध सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार का सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं। समानतः यह एक के मध्य होता है। ठीक है, समानतः क्या होता है, एक के मध्य होता है। और सीमित सहसंबंध भी 3 प्रकार के होते हैं। उच्च स्तरीय सहसंबंध, यदि सहसंबंध गुणांक +0.75 से लेकर ±1 के बीच होता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा इसके बीच में, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स हैं, इसका आंसर आएगा। अगर इसका आंसर 0.75 से +1 या माइनस के बीच आता है तो आपको पता चलेगा वह उच्च स्तरीय है। अगर मध्य स्तरीय होगा तो 0.25 से 0.75 के बीच आएगा। अगर निम्न स्तरीय होगा तो 0 से 0.25 के बीच आएगा, वो +- दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, आपको ये टेबल तब समझ आएगी जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। अब सहसंबंध के महत्व, सहसंबंध अत्यधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत का विकास फ्रांसिस गाल्टन व कार्ल पियर्सन के प्राणीशास्त्र तथा जनन विद्या की अनेक समस्याओं के आधार पर किया गया है। आप ये पढ़ लीजिएगा, इसके आगे हम इसके महत्व देखते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा किसने किया है, कार्ल पियर्सन एवं फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है,
जैसे यहाँ पर पहला मैथ दिया हुआ कारण एवं परिणाम में संबंध स्पष्ट करता है। हम जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि सहसंबंध क्या है, दो चरों के बीच में जो कारण और परिणाम को बताता है वही सहसंबंध कहलाता है। नियमों तथा धारणाओं का निर्माण, इसके आधार पर नियम और धारणाओं का निर्माण हुआ है। जैसे मांग का नियम कि आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय कम होने पर मांग कम होती है। नीति निर्माण में सहायक, सहसंबंध नीति निर्माण में सहायक होते हैं। कर की दर और कर संग्रह में ऋणात्मक संबंध होने पर सरकार कर की दरों को कम कर देती है। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रास्फीति की दर में धनात्मक सहसंबंध होने पर सरकार मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसी प्रकार आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आप जब इसका सेकंड पार्ट करेंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे और इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर मैं न्यूमेरिकल तभी कराऊंगी, ये आप क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, यहाँ 6-7 क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है और एक न्यूमेरिकल आता है। अगर आप बहुत अच्छा थ्योरी वाला करके आ पाएंगे, वरना अगर आपसे थ्योरी वाला नहीं होता है, आपको न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके न्यूमेरिकल कराऊं और इसके साथ न्यूमेरिकल के साथ मैं 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी इस चैप्टर के, जो एग्ज़ाम में मोस्टली आ जाते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसके क्वेश्चन करा दूँगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।